नमस्कार, शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विधायक पूरण फर्त्याल पर हो सकती है कार्रवाई। पार्टी कारण बताओ नोटिस उन्हें थमा सकती है। आज जारी हो सकता है कारण बताओ नोटिस। प्रदेश संगठन ने सीनियर नेताओं से बातचीत की है। सड़क टेंडर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। सदन के भीतर अपनी सरकार के फैसले पर चर्चा की मांग की थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। पूरण फर्त्याल मामले में पार्टी क्लियर करेगी अपना स्टैंड। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कार्रवाई हो सकती है। पूरण फर्त्याल पर आज 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगा कि पार्टी पूरण फर्त्याल पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। हालांकि बंशीधर भगत पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं कि पार्टी अनुशासन का उल्लंघन किया है पूरण फर्त्याल ने। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि आज जब 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो कुछ बड़ी बात कह सकते हैं। पूरण फर्त्याल पर कार्रवाई का आदेश जारी कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं। हाँ, आज भी कह रहा हूं कि आज हम अपने वरिष्ठ जनों से राय मशवरा कर रहे हैं और कल उसके बारे में बता दें। देखिए, नियम 58 ने लगाया है, जो नहीं लगाना चाहिए मैं मानता हूं, लेकिन अब उस पर क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वरिष्ठ जन बैठ के आपस में बातचीत कर लेंगे। और देहरादून से हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या जानकारी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, अभी 12 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और साफ होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी फर्त्याल को कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है और हो सकता है कि उन पर सस्पेंशन की तलवार भी लटके। हालांकि इस पर अभी पूरी बात जब बंशीधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब साफ होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पूरण फर्त्याल ने बार बार इस मुद्दे को पहले विधानसभा में उठाया, फिर इसकी जगह जगह बात जाकर शिकायतें की, उसके बाद फिर इसी मुद्दे पर इन्होंने सदन में चर्चा की मांग की और इसी विषय ने बाद में पार्टी को बहुत असहज कर दिया। तो अब इसी बात को लेकर अब चिंता इस बात की है कि आज बंशीधर भगत इस पर क्या स्टेप लेते हैं और क्या उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी होता है और क्या फिर उन पर भी सस्पेंशन की तलवार लटकेगी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर महिला बाल विकास विभाग में टेंडर में गड़बड़ी मामले में मंत्री रेखा आर्य ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अपर सचिव और सचिव पर नियम के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। दोनों पर आदेश नहीं मानने का आरोप लगाया गया है और साथ ही कार्रवाई के बाद जल्द जानकारी देने की बात भी कही गई है। साथ ही टेंडर प्रक्रिया को जल्द स्थगित करने की मांग की गई है। वहीं अपर सचिव वी षणमुगम ने भी मुख्य सचिव को लेटर भेजा है और करीब 3 पेज के दस्तावेज सौंपे हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि विभाग से हटाने की डिमांड भी की गई है। न्यूज़ 18 के पास रेखा आर्य के पत्र की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है, जो इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि क्या है 6 पेज के इस पत्र में, बड़ी बातें क्या कुछ हैं। पहली बात यह है कि विभाग में आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए तैनात करीब 400 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई। मंत्री के आदेशों को भी नहीं माना गया। दूसरी बड़ी बात जिसका इस पत्र में जिक्र किया गया है, आउटसोर्सिंग एजेंसी का कार्यकाल मई में समाप्त हो गया था, लेकिन निदेशक ने अगस्त तक इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तीसरी बड़ी बात यह है कि 20 सितंबर को सचिव सौजन्या को 3 बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। निदेशक का भी फोन ऑफ आ रहा था। चौथी बड़ी बात यह है कि लिखित आदेश भी किए गए, लेकिन 22 सितंबर तक निदेशक से कोई बात नहीं हो पाई। पांचवी बड़ी बात जो इस पत्र में है, गुपचुप ढंग से 21 सितंबर को निदेशक द्वारा एक ऐसी फर्म को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया जो शर्तें पूरी नहीं कर रही थी। छठवीं बड़ी बात जो मंत्री की तरफ से लिखी गई इस पत्र में, उसके मुताबिक मंत्री ने कहा है कि रूल ऑफ बिजनेस का उल्लंघन और अतिक्रमण है। साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 23 सितंबर को विधानसभा सत्र था, लेकिन निदेशक गायब थे। नतीजा ये रहा कि विधायक प्रीतम सिंह द्वारा नियम 53 में जो सूचना मांगी गई थी, निदेशालय द्वारा उसका गलत जवाब दिया गया और इन्हीं तमाम बातों को आधार बनाकर इस पत्र के माध्यम से रेखा आर्य ने कार्रवाई की मांग की। और राज्य मंत्री रेखा आर्य के समर्थन में मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। और बड़ी मैं समझता हूँ सम्मानित मंत्री हैं, तो उनकी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। और इस समय जो मंत्री है वो सेक्रेटरी की सीआर लिखे तभी जो है आपका जो सेक्रेटरीज हैं ये मंत्री की सुनेंगे, तो इसमें बहुत ज़रूरी है। सतपाल महाराज जी का बयान जो है, उस जो आग है उस आग में
एक और आहुति है और इनके मंत्रीगण और इनके विधायकगण ही अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। हमको कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत है ही नहीं। सब मंत्री सीआर लिखते हैं, उसमें क्या रहा होगा, एक मंत्री के पास एक मंत्री के पास, मान लिया मेरे पास 2 विभाग हैं, 3 विभाग हैं, और जो मेरा सचिव है उसके पास मान लिया मेरे से अलग 2 विभाग हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वो सीआर वहाँ चली गई हो, लेकिन अगर मंत्री को ये अधिकार है वो सीआर मंगा के लिखने के उनको अधिकार। और बात करते एक और बड़ी खबर की, विधायक महेश नेगी यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले में जांच तेज हो गई है। आरोप लगाने वाली महिला का बयान 164 के तहत दर्ज होने के बाद पुलिस अब घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। वहीं पूरे मामले में अरुण मोहन जोशी ने बताया है कि मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। ब्लैकमेलिंग मामले की जांच डिप्टी एसपी कर रहे हैं, तो वहीं यौन शोषण मामले की जांच एसआईएस शाखा द्वारा की जा रही है। निरीक्षण करके जो एविडेंसेस कलेक्ट करने की आवश्यकता थी उस हिसाब से आज कार्रवाई की जा रही है। फोकस इसी बात पर है कि जो तमाम फैक्ट्स हैं, एविडेंसेस हैं, उनको इंक्लूड किया जाए और समय से जो है एक फेयर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए। इसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जा रहा है। और इस बीच एक राहत की खबर आ रही है, अंतर्राज्य बसों को मंजूरी मिल सकती है। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब के लिए बसें चलेंगी। आज किसी भी समय इसके लिए एसओपी जारी हो सकती है। 100 बसें चलाने को हरी झंडी मिल सकती है। इन राज्यों से भी इतनी ही बसें उत्तराखंड आ सकती हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो कि उत्तराखंड से अलग राज्यों में यात्रा करना चाहते थे या फिर अलग राज्यों से उत्तराखंड आना चाहते थे, उनके लिए राहत की बात है। संवाददाता भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। भारती, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? दूसरे राज्यों में बस सेवा नहीं चल पा रही थी और इस वजह से लोगों के सामने परेशानी थी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनुमोदित कर दिया है, उन्होंने परमिशन दे दी अपनी तरफ से और उन्होंने कहा है एमजी को कि इस पूरे मामले को लेकर कहाँ पर चल सकते हैं, किस तरीके से बसों का संचालन दूसरे राज्यों से किया जा सकता है, इसके एसओपी तैयार की जाए। यानी कि आने वाले दिनों में 1 हफ्ते के अंदर हम ये मान के चल सकते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस पर डिसाइड कर लिया जाएगा कि किन किन राज्यों में हम चला सकते हैं बसेस को, और उसके बाद से बसेस चलना शुरू करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में चल रही परिवहन निगम की बसों को दूसरे राज्य के साथ किराया कम करने की मांग तेज होने लगी है। बॉर्डर से लगे यूपी क्षेत्र के कई लोगों का खटीमा और टनकपुर, बनबसा में कारोबार और रोजगार को लेकर आना जाना होता है। कोरोना काल में उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें दोगुने किराए के साथ उत्तराखंड में चल रही हैं। यात्री सरकार से बस किराया कम करने के साथ ही यूपी क्षेत्र में या फिर बॉर्डर तक बस चलाने की मांग कर रहे हैं। बसें चल रही हैं हमारी उत्तराखंड की, उत्तराखंड में ही चल रही हैं, लेकिन यहाँ डबल किराया हो गया है। अब ये किराया बल्कि कम करना चाहिए और यूपी के लिए बस चलाना चाहिए, जिससे हमें जाने में बहुत दिक्कत है। कोई गाड़ी ना वाहन कोई नहीं मिल रहा है जाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नमामि गंगे परियोजना का लोकार्पण करेंगे पीएम। 29 सितंबर को 8 एसटीपी का लोकार्पण होना है। 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत हो जाएगी। 4 हरिद्वार, 2 ऋषिकेश, 1 मुनिकीरेती और 1 बद्रीनाथ में बनकर तैयार हो गया है, जिसका लोकार्पण होना है प्रधानमंत्री मोदी के हाथों। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करवाया गया है। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। 8 एसटीपी प्लांट बनकर तैयार हैं, जिसमें से 4 हरिद्वार, 2 ऋषिकेश, 1 मुनिकीरेती और 1 बद्रीनाथ में बनकर तैयार हो गए हैं। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 928 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना के कुल केस बढ़कर 45,300 के पार पहुंच गए। तो वहीं एक्टिव मरीज भी 10,900 के पार चले गए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में 13 मरीजों की कोविड के चलते मौत हो गई है और मौत का आंकड़ा 555 तक पहुंच चुका है। कल के नए केस की बात करें तो देहरादून में 203, हरिद्वार में 87 नए केस, नैनीताल में 173, ऊधम सिंह नगर में 117 नए केस सामने आए हैं। पौड़ी जिले में 107 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कोटद्वार के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहां एक साथ 44 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रशासन की ओर से फैक्ट्री के 650 कर्मचारियों की रैंडम सैंपलिंग करवाई गई, जिसमें 44 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन की ओर से फैक्ट्री को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है।
जबकि पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। फैक्ट्री के मैनेजर और 8 कर्मचारी पहले ही पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद कंपनी में रैंडम सैंपल लिए गए। अब ट्रेसिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। सतर्क निगाह रखी जा रही है प्रशासन के द्वारा भी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा भी। और इनको थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो जो होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसको बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है। और अभी फिलहाल कुछ समय के लिए जो अग्रिम आदेश होता है, जो फैक्ट्री का संचालन है वो भी बंद रहेगा। उधर चमोली में कल 59 नए कोरोना केस आए हैं, जिसमें जोशीमठ की एक कंपनी में काम करने वाले 15 लोग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अब शहरी इलाकों में साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सैंपलिंग बढ़ाई जा रही है। जिले में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 891 हो गई है, जिसमें से 537 लोग ठीक भी हो चुके हैं। काशीपुर में आईटीआई थाना क्षेत्र में फेसबुक के जरिए नाबालिग को अपने झांसे में लेकर उसके साथ आपत्तिजनक फोटो लेने के बाद उसे ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पीड़िता को ब्लैकमेल कर अब तक उससे 2.5 लाख रुपए और सोने के जेवरात ऐंठ चुका है। लड़की को बहला फुसलाकर वहीं के एक रहने वाले लड़के ने उसके घर से कुछ जेवर व पैसे उससे बहला फुसला कर लिए हैं और उसके साथ जो है लड़की के साथ कुछ छेड़खानी की है, जिस संबंध में थाने पर मुकदमा कायम किया गया है। मुकदमा कायम कर जांच की जा रही है। जो तथ्य जांच में आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रिक्शे पर बैठी एक महिला का पर्स छीनकर भागना एक चोर को भारी पड़ गया। लोगों ने भाग रहे चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को कुछ लोग पीट रहे हैं। इस वीडियो की अभी जांच कराई जा रही है, व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। एक बार जब तहरीर की प्राप्ति होती है आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जैसे ही आगे तहरीर या जो भी शिकायत हमें मिलती है तो उसके बेसिस पे आगे हम इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे। जो भी कार्रवाई होगी, जो सुसंगत कार्रवाई होगी वो करेंगे। युवाओं में खाकी को लेकर एक अलग ही चाह होती है, लेकिन उत्तराखंड के कई युवा पुलिस की नौकरी से परेशान होकर या तो नौकरी छोड़ रहे हैं या फिर नए ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं। आरटीआई से मिली जानकारी में पता चला है कि देहरादून में ही पिछले कुछ महीनों में 55 पुलिस के जवानों ने नौकरी छोड़ दी है, जिसमें कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक के जवान शामिल हैं। और ज़्यादा जवानों को 24/7 की नौकरी रास नहीं आना कारण बताया जा रहा है। हालांकि जब इस मामले में एसएसपी से सवाल किया गया तब उन्होंने भी माना कि पुलिस की नौकरी में चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन भी किया जाता है। ज़्यादा चुनौतियां हैं तो वहाँ पर ये था पोस्टिंग्स भी बहुत जल्दी हुआ करते हैं। यहाँ पर जो है पोस्टिंग का भी ऐसा है कि हमारा 3 इयर्स या 5 इयर्स हमको एक जगह रहना है। वहाँ पर क्या है कि थाने चेंजेस भी होते हैं। थाने एक ज़िले में बहुत सारे थाने हैं, उनमें माना कि अगर हमारा आज विकासनगर है, कल हरबटपुर है, परसों ऋषिकेश चलेगा। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।